एनिमल किंगडम यानी जीव जंतुओं की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास इस विषय पर कुछ लेक्चर नोट्स हैं। अब देखिए, धरती पर 10 लाख से ज्यादा जानवरों की प्रजातियां हैं। हाँ, उससे भी कहीं ज्यादा। हमारा मिशन ये समझना है कि वैज्ञानिक इस पूरे चिड़ियाघर को व्यवस्थित कैसे करते हैं। मतलब वो कौन से बुनियादी नियम हैं जो तय करते हैं कि एक स्पंज स्पंज है और एक इंसान इंसान। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब किताबों में चीजों को क्रम से लगाने जैसा नहीं है। अच्छा। ये एक तरह से विकास की कहानी को डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन एक साधारण कोशिका के समूह से चलकर इतना जटिल कैसे बना। तो आज हम उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखेंगे जिनके आधार पर जानवरों का पूरा साम्राज्य टिका हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। एक जटिल जानवर कैसे बनाएं? सबसे पहले क्या चाहिए होगा? शायद एक से ज्यादा कोशिकाएं। हमारे स्रोत कहते हैं कि सभी जानवर बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर होते हैं, पर कहानी यहीं से शुरू होती है ना? हाँ, ये तो बस एंट्री टिकट है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है कि वो कोशिकाएं करती क्या हैं। मतलब? सबसे सरल डिजाइन में, जैसे कि स्पंज में, कोशिकाएं बस एक ढीले ढाले झुंड की तरह होती हैं। इसे कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। यानी एक कॉलोनी की तरह, जहाँ सब रह तो साथ रहे हैं, पर कोई संगठित शहर नहीं है, कोई मेयर नहीं, कोई पुलिस नहीं। बिल्कुल सही उपमाएं। वो एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन उनमें कोई खास टीम वर्क नहीं है। अच्छा। अब विकास के अगले कदम पर चलिए। कुछ जानवरों में एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं मिलकर एक टीम बना लेती हैं, जिसे हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। जैसे सीलेंट्रेट्स यानी जेलीफिश वगैरह? हाँ, वही। यहाँ काम का बंटवारा शुरू हो जाता है। कुछ कोशिकाएं पाचन का काम संभालती हैं, तो कुछ हरकत करने का। ये एक शहर की शुरुआत जैसा है। फिर डिपार्टमेंट्स भी बनेंगे, यानी अंग। एकदम। ये अगला लेवल है, अंग स्तर। यहाँ अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, जिसका एक खास काम होता है। जैसे चपटे कृमि यानी प्लेटीहेल्मिन्थेज में। सही। पर सबसे एडवांस्ड लेवल है अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, जहाँ कई सारे अंग मिलकर एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। सटीक। इसमें होता यह है कि कई सारे अंग मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि कोई एक बड़ा काम हो सके। ये केंचुए से लेकर कीड़े मकोड़ों और हम इंसानों तक सब में मिलता है। यहीं पर एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। नोट्स में लिखा है कि सिर्फ ऑर्गन सिस्टम होना ही काफी नहीं है, वो कैसा है ये भी मायने रखता है। हाँ। जैसे पाचन तंत्र के 2 प्रकार हैं, अपूर्ण और पूर्ण। हाँ, ये जटिलता के स्तर को दिखाता है। अपूर्ण पाचन तंत्र मतलब वन वे स्ट्रीट नहीं है। मतलब भोजन अंदर लेने और अपशिष्ट बाहर निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऐसा होता है। अच्छा, एक ही रास्ता आने और जाने के लिए। हाँ, वहीं ज्यादातर विकसित जानवरों में पूर्ण पाचन तंत्र है। एक मुंह खाने के लिए और एक गुदा बाहर निकालने के लिए। ये कहीं ज्यादा कुशल है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या? नोट्स में खुला और बंद प्रकार बताया गया है। कुशल होने का यहाँ क्या मतलब है? क्या एक कीड़ा इसीलिए जल्दी थक जाता है क्योंकि उसका सर्कुलेटरी सिस्टम खुला है, और एक चीता इसीलिए तेज भाग सकता है क्योंकि उसका सिस्टम बंद है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। खुला सिस्टम जो कीड़ों और मोलस्क में होता है, उसमें दिल खून को सीधा शरीर की गुहा में फेंक देता है। बस ऐसे ही? हाँ, सारे अंग उसी खून में नहाते रहते हैं। ये एक फवारे जैसा है जिसमें सब कुछ बस भीग जाता है। इसमें प्रेशर कम होता है और डिलीवरी धीमी होती है। अच्छा, तो फिर बंद सिस्टम एक हाई प्रेशर वाटर पाइप जैसा है जो पानी को ठीक वहीं पहुंचाता है जहां जरूरत है। क्या बात है, इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। हम कॉर्डेट्स में और केंचुओं में यही बंद सिस्टम होता है। खून हमेशा नसों के एक नेटवर्क में रहता है। एक हाई प्रेशर हाई एफिशिएंसी सिस्टम। बिल्कुल। यही वजह है कि बड़े और फुर्तीले जानवर बन पाए। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। ठीक है, तो हमने बॉडी के अंदर के सिस्टम को समझ लिया, लेकिन बॉडी के बाहरी डिजाइन का क्या? अगला बड़ा सवाल है समरूपता या सिमेट्री। ये सिर्फ ज्यामिति नहीं है, ये जानवर की पूरी जीवन शैली तय कर देता है। हाँ, ये बॉडी प्लान का ब्लूप्रिंट है। सबसे बेसिक डिजाइन है कोई डिजाइन नहीं। कोई डिजाइन नहीं मतलब? यानी असम्मित होना। जैसे स्पंज, आप उसे किसी भी एंगल से 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। वो बस एक बेतरतीब आकार का जीव है। फिर आता है रेडियल सिमेट्री यानी अरीय समरूपता। नोट्स में स्टारफिश का उदाहरण है। इसे आप केक या पिज्जा की तरह। हाँ, बिल्कुल। केक या पिज्जा की तरह किसी भी केंद्रीय लाइन से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं।
और ये उन्हें मदद कैसे करता है? और सोचिए ये किन जानवरों में मिलती है, जो या तो एक जगह स्थिर रहते हैं या बहुत धीरे चलते हैं, जैसे जेलीफिश या स्टारफिश। अच्छा। उनके लिए ये फायदेमंद है क्योंकि वो किसी भी दिशा से आने वाले भोजन या खतरे को महसूस कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अगली चीज कहां से आने वाली है। ये तो बड़ा लॉजिकल है। और फिर आता है सबसे एडवांस डिजाइन, बायलैटरल सिमेट्री, यानी द्विपार्श्विक समरूपता, जिसमें शरीर को सिर्फ एक ही लाइन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक दायां और एक बायां हिस्सा, जैसे हम इंसान या कोई केकड़ा। और ये सिमेट्री उन जानवरों के लिए जरूरी है जो तेजी से और एक दिशा में चलते हैं। अच्छा। इसी की वजह से शरीर का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा बना। आगे के हिस्से में दिमाग और आंख कान जैसे संवेदी अंग इकट्ठे हो गए, जिसे हम सिर कहते हैं। सिर का बनना। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने जानवरों को शिकारी बनाया, उन्हें शिकार से भागने में मदद की। ठीक है, तो हमारे पास अब एक बॉडी प्लान है और अंदर कुछ सिस्टम्स भी हैं। लेकिन ये सब बनता कैसे है? नोट्स में भ्रूणीय विकास यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की परतों का जिक्र है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम जानवर की बनावट के एकदम कोर में जा रहे हैं। जब एक भ्रूण विकसित होता है तो उसकी कोशिकाएं कुछ परतों में जम जाती हैं। अच्छा, इन्हीं परतों से बाद में शरीर का हर हिस्सा बनता है। सबसे सरल जानवरों में दो परतें होती हैं, एक बाहरी एक्टोडर्म और एक भीतरी एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो परतें। हाँ, एक्टोडर्म से त्वचा और नर्वस सिस्टम बनता है और एंडोडर्म से पाचन तंत्र। इनके बीच में जेली जैसी एक परत होती है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। जैसे जेलीफिश में? सही। सीलिंट्रेट्स जैसे जेलीफिश इसी डिजाइन पर बने हैं, लेकिन फिर विकास ने क्रांतिकारी कदम उठाया। वो तीसरी परत मेसोडर्म। वही। ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवरों में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक तीसरी परत मेसोडर्म विकसित हुई, और ये मेसोडर्म ही असली गेम चेंजर थी। गेम चेंजर क्यों? एक और परत से क्या फर्क पड़ गया? अरे, इसी परत से पहली बार असली मांसपेशियां, हड्डियां, दिल और दूसरे जटिल अंग बन पाए। सब कुछ इसी से बना? ज्यादातर। बिना मेसोडर्म के आप शिकारी नहीं बन सकते, आप शिकार से भाग नहीं सकते। ये वो परत है जिसने जानवरों को समुद्र की सतह पर पड़े रहने वाले जीवों से निकालकर एक्शन में डाल दिया। वाह! ये विकास का बिग बैंग मूवमेंट था। चपटे कृमि से लेकर इंसान तक हम सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। वाह! तो ये तीसरी परत ही एक्शन की वजह है। और इसी से जुड़ा अगला कॉन्सेप्ट है देह गुहा या सीलोम, यानी बॉडी कैविटी। बिल्कुल। अब जब हमारे पास तीन परतें हैं तो सवाल उठता है कि शरीर की बाहरी दीवार और अंदर की पाचन नली के बीच की जगह में क्या है? हाँ। क्या वो जगह ठोस है या खाली? यही खाली जगह सीलोम है। और ये सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये अंगों को अपनी जगह पर रखती है, उन्हें बढ़ने और काम करने की सहूलियत देती है। नोट्स में 3 तरह के अरेंजमेंट बताए गए हैं, अगुहिक, कूटगुहिक और रघुही। हाँ, अगुहिक या एसीलोमेट्स में कोई गुहा नहीं होती। शरीर अंदर से ठोस होता है, जैसे प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है। कूटगुहिक या स्यूडोसीलोमेट्स। एक मिनट, मुझे ये कूटगुहिक या झूठी गुहा वाली बात समझ नहीं आई। अगर गुहा है तो है, हाँ। झूठी क्यों कह रहे हैं? उस जानवर के लिए क्या फर्क पड़ता है कि उसकी गुहा मेसोडर्म से घिरी है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। झूठी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुहा मेसोडर्म से पूरी तरह घिरी हुई नहीं होती। मेसोडर्म के कुछ हिस्से बिखरे हुए होते हैं। अच्छा, पैचेस में? हाँ, पैचेस में। एक असली गुहा यानी प्रगुही या सीलोमेट्स में गुहा हर तरफ से मेसोडर्म की एक परत से लाइन की हुई होती है। और इससे जानवर को क्या फायदा होता है? जानवर के लिए इसका फर्क ये है कि एक सच्ची गुहा अंगों को बेहतर सपोर्ट देती है और एक ज्यादा कुशल सर्कुलेटरी सिस्टम के विकास में मदद करती है। अच्छा। ये एक अव्यवस्थित कमरे और एक पूरी तरह से फर्निश्ड कमरे का फर्क है। समझ गई। तो हम इंसान और दूसरे एडवांस्ड जानवर फर्निश्ड कमरे वाले हैं, यानी प्रगुही। बिल्कुल। एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स और सभी कॉर्डेट्स प्रगुही हैं। नोट्स में 2 और एडवांस्ड फीचर्स का जिक्र है, खंडीभवन यानी सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। हाँ, ये कुछ और अपग्रेड्स हैं। सेगमेंटेशन का मतलब है शरीर का खंडों में बटा होना। केंचुआ। हाँ, केंचुआ इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ना? उसका शरीर छल्लों जैसा दिखता है। तो केंचुए का हर छल्ला एक तरह से अपना छोटा मोटा स्टूडियो अपार्टमेंट है, जिसमें जरूरत का सारा सामान मौजूद है। हाँ, ये कहने का एक शानदार तरीका है।
बिल्कुल ऐसा ही है। हर खंड में कुछ अंगों का दोहराव होता है। और इससे उसे फायदा क्या होता है? इससे जानवर को जबरदस्त लचीलापन और गति मिलती है। अगर एक खंड को नुकसान भी पहुंच जाए तो बाकी काम करते रहते हैं। और नोटोकॉर्ड, ये शब्द सुनते ही कॉर्डेट्स यानी हम लोग दिमाग में आते हैं। सही पकड़ा। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनी एक छड़ जैसी संरचना है जो भ्रूण की पीठ की तरफ बनती है। ठीक है। ये शरीर को एक शुरुआती ढांचा और सहारा देती है। जिन जानवरों में ये होती है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं। और जिनमें नहीं होती? वे नॉन कॉर्डेट्स। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा बंटवारा है। हम इंसानों में ये नोटोकॉर्ड बाद में रीढ़ की हड्डी बन जाती है। तो अगर हम इन सारे फीचर्स को एक साथ देखें, संगठन का स्तर, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, तो ये एक तरह का चेकलिस्ट बन जाता है। हाँ, नोट्स में जो चार्ट दिया है वो शायद इसी को समझने में मदद करता है। वो चार्ट सिर्फ एक चार्ट नहीं है, वो एक तरह से विकास का डिसीजन ट्री है। वो दिखाता है कि प्रकृति ने अलग अलग मोड़ पर क्या-क्या रास्ते चुने। चलिए उस ट्री पे चलते हैं। सबसे ऊपर है किंगडम एनिमेलिया। पहली बड़ी शाखा कटती है संगठन के स्तर पर। एक तरफ अकेले स्पंज मतलब कोशिकीय स्तर और दूसरी तरफ बाकी सब। हाँ, फिर जो दूसरी बड़ी शाखा है उसे सिमेट्री के आधार पर बांटा जाता है। रेडियल और बायलैटरल। सही। एक तरफ रेडियल सिमेट्री वाले जैसे जेलीफिश वगैरह और दूसरी तरफ विशाल समूह बायलैटरल सिमेट्री वालों का। और फिर इस बायलैटरल ग्रुप को बॉडी कैविटी के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। बिना कैविटी वाले प्लेटीहेल्मिन्थेस, झूठी कैविटी वाले यानी एस्केल्मिन्थेस और असली कैविटी वाले जिसमें केचुए से लेकर हम इंसान तक सब आते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। आप किसी भी जानवर को उठाकर इस ट्री पर उसकी जगह खोज सकते हैं। इसी चार्ट में एक बात लिखी है जो थोड़ी अजीब है। इकाइनोडर्मेटा यानी स्टारफिश वाले ग्रुप में हाँ, रेडियल और बायलैटरल दोनों सिमेट्री हो सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सबसे मजेदार बातों में से एक है। स्टारफिश जब बच्चा यानी लार्वा होती है हाँ, तो वो हमारी तरह बायलैटरल सिमेट्री वाली होती है। हाँ, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो उसका शरीर रेडियल सिमेट्री में बदल जाता है। ये तो अजीब बात है। मतलब स्टारफिश जब बच्चा होती है तो हमारे जैसी होती है और बड़ी होके बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी तरह का विकास में पीछे जाना है? ये विकास की जटिलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। इससे वैज्ञानिकों को पता चलता है कि स्टारफिश के पूर्वज बायलैटरल थे और शायद वो हरकत करते थे। अच्छा। बाद में उनकी जीवन शैली स्थिर हो गई, इसलिए वयस्क अवस्था में रेडियल सिमेट्री का विकास उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो गया। तो ये पीछे जाना नहीं है? नहीं, ये पीछे जाना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से ढलना है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि जानवरों का वर्गीकरण कुछ बहुत ही लॉजिकल सिद्धांतों पर आधारित है। कोशिकाएं कैसे टीम बनाती हैं, बॉडी का ब्लूप्रिंट कैसा है और अंदर का ढांचा कैसा है। हाँ, और ये सिर्फ रटने वाले नियम नहीं है। हर एक नियम विकास की कहानी का एक पन्ना है कि कैसे जीवन ने समस्याओं को सुलझाया और नई संभावनाएं पैदा की। ये हमें धरती पर जीवन की इस अद्भुत विविधता की सराहना करने का एक ढांचा देता है। बिल्कुल। और ये मुझे एक सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? हम हर रोज नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। क्या वे हमेशा इन बने बनाए खानों में फिट होंगी, या क्या हमें कोई ऐसा जीव मिल सकता है जो इन सारे नियमों को तोड़ दे और हमें एनिमल किंगडम की इस डिसीजन ट्री को फिर से बनाने पर मजबूर कर दे? सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है। नमस्कार।